तो बच्चों हमारा चैप्टर 8 है बॉडी मूवमेंट, मतलब कि हमारी बॉडी कैसे कैसे अपनी मूवमेंट्स को करती है। सिट एब्सोल्युटली स्टिल, ऑब्जर्व द मूवमेंट टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज टाइम टू टाइम, ऑब्जर्व द मूवमेंट्स इन योर बॉडी एज ब्रीथ। देयर आर सो मेनी मूवमेंट्स दैट हैपन इन आवर बॉडी। तो दोस्तों इसके अंदर हमें ये समझाते हुए बताता है कि जब कभी भी आप सीधा बैठते हैं या शांत बैठते हैं तो आपकी जो पलकें होती हैं वो झपकती रहती हैं। साथ में जब आप अपनी सांसें लेते हैं तो आपको महसूस होता है। तो दोस्तों ये सभी हमारी बॉडी की एक मूवमेंट ही है। When you are writing in notebook, which part of the body are moving? दोस्तों जब कभी भी आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखते हैं तो आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट है जो मूव करता है। और व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी मूव while you remain the same place in the examples. You also move from one place to another. You get up and go to your teacher or the school compound or go home after school. You walk, run, skip, jump and move from place to place. Let us see how animals move from place to place by filling up table 8.1 after discussing with our friend, teacher and parents. तो बच्चों इसके अंदर मैं आपको अगर सिंपल वे में बताऊं तो हमें यही समझाया गया है कि जो हमारी बॉडी होती है वो अलग अलग मूवमेंट्स करती रहती है। उन अलग अलग मूवमेंट्स की वजह से हम अपने जो डेली के काम होते हैं उन्हें कर पाते हैं। जैसे अपने स्कूल में जाना, स्कूल से आना, कहीं खेलने जाना या घूमने जाना या कहीं भी जाना, उसमें हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। तो चलिए अब देखते हैं हमारे पास बोजो क्या बोलता है। Bojo wonder about movements in plants. He know they do not move from place to place, but do they show any other kind of movement? तो दोस्तों बोजो आप सभी से पूछना चाहता है कि जो हमारे प्लांट होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तो जा नहीं सकते, बट क्या उनके अंदर भी कोई मूवमेंट होती है? तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे ज़रूर बताना। उसके बाद दोस्तों हमारे पास ये टेबल 8.1 गिवन है। इसके अंदर कुछ नहीं, सिर्फ आपको यही भरना है कि जैसे आपकी काऊ हो गई वो अपनी लेग से मूव करती है और वो चल सकती है। ऐसे ही हमारा जो स्नेक होता है वो अपनी पूरी बॉडी से मूव करता है, मतलब कि वो हिलते हुए चलता है। और वो स्लीटर मूवमेंट करता है, मतलब कि जो हमें पता ही है वो धरती पर रेंगते हुए चलता है। वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लीटर एंड स्विम. There are only few of the ways in which animals move from one place to another. Why are there so many differences in the way that animals move from place to place? Why is it that many animals walk while a snake slither or crawl and a fish swim? तो दोस्तों इसके अंदर हमें यही बात समझाना चाहता है कि ये कुछ मूवमेंट्स हैं जिनसे हमारे एनिमल एक प्लेस से दूसरी प्लेस के ऊपर जा सकते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा ऐसा क्यों है कि जो हमारा सांप है वो तो रेंग के चलता है और जो हमारी फिश है वो पानी के अंदर तैरती है? तो इसी के साथ अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि है ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। मतलब कि दोस्तों ह्यूमन बॉडी और साथ में उसकी जो अलग अलग मूवमेंट्स वो कैसे वर्क करती हैं। तो चलिए इसे स्टडी कर लेते हैं। Let us look closely at some of our own movements to begin with before looking at all this variety of movement in animals. तो बच्चों इसके अंदर हमें यही समझाता है कि चलो एनिमल्स को डिस्कस करने से पहले अपनी खुद की मतलब कि ह्यूमन बींग्स की मूवमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। डू यू एंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल? क्या दोस्तों आपको मज़ा आता है स्कूल के अंदर एक्सरसाइज करने में? हाउ डू यू मूव योर हैंड एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज? लेट अस ट्राई सम ऑफ मैनी मूवमेंट्स आवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ। तो दोस्तों अब ये क्या करेगा, आपको कुछ एक्सरसाइजेज बताएगा जिसको आपको करना है, जिसमें आपके अलग अलग हैंड्स की मूवमेंट होगी और साथ में आपकी लेग्स की भी मूवमेंट होगी। बाउल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट। हाउ डिड यू मूव यूर आर्म? तो दोस्तों इस सबसे पहली लाइन के अंदर हमें बोलता है कि आप एक काम कीजिए, आप एक जगह खड़े हो जाइए अपने घर पे और साथ में इमेजिन कीजिए कि आपके सामने विकेट है। और अब आप अपने हाथ में एक बॉल को इमेजिन कीजिए और उस बॉल को अपने हाथ को घुमाते हुए विकेट के ऊपर डालिए। तो आपके कौन से बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट होगी? डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन अ सर्कुलर मूवमेंट? क्या दोस्तों जो आपका ये शोल्डर था, आपका कंधा था, वो एक सर्कुलर मूवमेंट के अंदर घूमा? तो जी हाँ बिल्कुल घूमा। डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव?
Lie down and rotate your legs at the hip. Bend your arm at the elbow and the legs at the knees. Stretch your arms sideways. Bend your arm to touch your shoulder with your fingers. Which part of your arm did you bend? Straighten your arm and try to bend it downwards. Are you able to do it? Try to move the various part of your body and record their movements in table 8.2. तो बच्चों इस सभी के अंदर हम एक सिंपल सी बात यही बताना चाहता है कि आप अलग अलग डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेज कीजिए। किसी में आप अपने शोल्डर को टच कीजिए, किसी में नी को टच कीजिए, किसी में स्ट्रेच कीजिए और देखिए कि आपके कौन से बॉडी के पार्ट बेंड होते हैं और कैसे कैसे मूवमेंट करते हैं। फिर उनकी मूवमेंट को आप इस टेबल के अंदर नोट कर दीजिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं। Why is it that we are able to move a few parts of our body easily in various directions and some only in one direction? Why we are unable to move some part at all? तो बच्चों इसके अंदर हमें यही बताना चाहता है कि जैसे हमारी एल्बो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव हो सकती है, हम उसे दूसरी डायरेक्शन के अंदर मूव नहीं कर सकते और दूसरी डायरेक्शन के अंदर से मतलब कि बेंड नहीं कर सकते। ऐसे ही ऐसा क्यों है कि हम अपनी बॉडी के कुछ पार्ट को तो एक ही डायरेक्शन में बेंड कर पाते हैं और कुछ पार्ट्स को सभी डायरेक्शन में बेंड कर पाते हैं, जैसे कि हमारी नेक हो गई। तो चलिए अब आगे देखते हैं। इसके लिए हमारे पास एक्टिविटी 1 गिवन है और यहाँ पर एक फिगर भी दिखाया गया है। Place a scale lengthwise on your arm so that your elbow is in the center. Ask your friend to tie the scale and your arm together. Now try to bend your elbow. Are you able to do it? तो बच्चों इस सभी के अंदर आपको यही बात समझाता है कि आप एक काम कीजिए, अपने किसी फ्रेंड को बोलिए कि आपकी जो एल्बो होती है यहाँ पे स्केल बांध दे उसके साथ में और आपकी एल्बो सीधी होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपने अपनी एल्बो को थोड़ा बेंड करने की कोशिश करनी है। क्या फिर आप देखते हैं आपकी एल्बो बेंड हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि वो बेंड नहीं हो पाएगी। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या समझाता है। Did you notice that we are able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seems to be joined together like elbow, shoulder or neck? These places are called joints. Can you name more such joints? If our body has no joints, do you think it would be possible for us to move in any way at all? What exactly is joined together at these joints? तो बच्चों इस सभी के अंदर हम एक सिंपल सी बात यही समझाना चाहता है कि आप एक चीज़ नोटिस करिए कि जब कभी भी हम अपनी बॉडी को बेंड करने की कोशिश करते हैं वहाँ पे हमारी बॉडी का एक जॉइंट होता है, मतलब कि दो बोन साथ में जुड़ी हुई होती हैं और वहीं उसी पॉइंट से हम अपनी बॉडी को बेंड कर पाते हैं। तो दोस्तों आप कभी सोचिए अगर ये जॉइंट आपकी बॉडी के अंदर ना हो तो क्या आप अपनी बॉडी को बेंड कर पाएंगे? तो जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी बेंड नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या समझाना चाहता है। Press your finger against the top of your head, face, neck, nose, ear, back of the shoulder, hands and legs including the fingers and toes. Do you get a feel of something hard pressing against your finger? The hard structure are the bones. Repeat this activity on the other parts of your body. So many bones. तो बच्चों इन सभी के अंदर हमें यही चीज़ बताना चाहता है कि जो आपकी फिंगर है आप उसे अलग अलग जगह टच करिए, जैसे कि कभी अपने फेस पे टच करिए, कभी अपनी नोज़ पे टच करिए, कभी अपने हेड पे टच करिए, साथ में कभी दोस्तों आप अपने दूसरे हैंड पे टच करिए। तो आपको फील होगा कि जब आप अपने किसी भी बॉडी के पार्ट को टच करते हैं तो अंदर से आपको एक हार्ड स्ट्रक्चर महसूस होता है। वो हार्ड स्ट्रक्चर हमारा बोन होता है। तो चलिए अब आगे डिस्कस करके देखते हैं। Bones cannot be bent. So how do we bend our elbow? It is not one long bone from the upper arm to our wrist. It is different bones joined together at the elbow. Similarly, there are many bones present in each part of the body. We can bend or move our body only at those points where bones meet. तो बच्चों इसके अंदर हमें यही बात समझाना चाहता है, जैसे आप अपने हाथ का एग्जाम्पल लीजिए तो आपके हाथ में आपके शोल्डर से आपकी कलाई तक कोई एक बोन नहीं है, जबकि दो बोन साथ में जॉइंट हो रखी हैं जहाँ पे आपकी एल्बो का होती है जॉइंट पॉइंट। ऐसे ही दोस्तों जब भी कोई हमारी बॉडी फंक्शन करती है या मूवमेंट करती है तो उसके अंदर हमारी एक से दो बोन मिलकर काम करती हैं।
ऐसे दोस्तों जो हमारी मूवमेंट होती है वो हमारी बोन से मिलकर ही हो पाती है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। तो दोस्तों ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी की अलग अलग मूवमेंट्स को करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए उनमें से कुछ जॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो सबसे पहले हमारे पास आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो चलिए इसे देखते हैं और आपको समझाते हैं। तो बच्चों इसको समझाने के लिए हमारे पास बुक में एक्टिविटी 2 गिवन है जिससे हम इसे अच्छे से समझ पाएंगे। Roll a strip of paper into a cylinder. Make a small hole in a old rubber or plastic bowl under supervision and push the paper cylinder into it as shown in figure 8.2. You can also stick the cylinder on the bowl. Put the bowl into a small bowl. Does the bowl rotate freely inside the bowl? Does the paper cylinder also rotate? तो बच्चों इस सभी के अंदर हमें यही बात समझाना चाहता है कि आपके घर पे कोई बॉल पड़ी होगी तो आप बॉल ले लीजिए, साथ में एक पेपर लीजिए, उसको फोल्ड करके उसकी एक ऐसी सिलेंड्रिकल स्ट्रिप बना लीजिए। फिर एक काम कीजिए, अपनी बॉल के अंदर एक होल करिए और स्ट्रिप को इस होल के अंदर डाल दीजिए। फिर आपको ये कुछ ऐसी ऐसी दिखाई देगी। फिर जो आपका ये ऐसा पार्ट बन जाएगा आप इसे एक बाउल के अंदर डाल दीजिए जिसे हम कटोरी भी बोलते हैं। और फिर आप देखिए क्या आपकी जब ये बॉल रोटेट होती है तो साथ में पेपर की स्ट्रिप भी रोटेट होती है या नहीं होती है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। Now imagine that paper cylinder is your arm and the ball is its end. The bowl is like the part of shoulder to which your arm is joined. The round ends of one bone fits into the cavity hollow space of the other bone. Such a joint allows movement in all directions. Can you name another such joints you can think of? Recollections the body movement we tried at beginning of this section. तो बच्चों इस सभी के अंदर हमें यही बात समझाता है कि ऐसे ही जो हमारे शोल्डर की जो जॉइंट होते हैं वो ऐसे ही होते हैं जिसके अंदर हमारी जो ये बोन होती है वो इससे अटैच होती है और वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर मूव कर पाती है। ऐसे ही दोस्तों जो हमारा यहाँ पे ये जॉइंट होता है ना नीचे थाई के पास में, ये भी ऐसा ही जॉइंट होता है। इसके अंदर हम अपने जैसे पैर को मूव करते हैं तो वो हमारा जो बॉल टाइप स्ट्रक्चर होता है वो रोटेट करता है एक बाउल जैसी चैसी स्ट्रक्चर के अंदर। तो चलिए अब नेक्स्ट जॉइंट को डिस्कस करते हैं जो कि है पाइवोटल जॉइंट। The joints where our neck joins the head is a pivotal joint. It allows us to bend our head forward and backward and turn the head to our right or left. Try these movements. How are these movements different from those of our arm that can rotate a complete circle in its ball and socket joint? In a pivotal joint, a cylindrical bone rotates in a ring. तो बच्चों इन सभी के अंदर हमें यही बात समझाना चाहता है कि जो हमारे हेड का और हमारी बैकबोन का जॉइंट होता है ना इसे हम पाइवोटल जॉइंट बोलते हैं। और दोस्तों इसके अंदर हम अपने हेड को आगे भी मूव कर सकते हैं, पीछे भी मूव कर सकते हैं, राइट साइड में मूव कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों इस टाइप के जॉइंट को हम पाइवोटल जॉइंट बोलते हैं। तो ये दोस्तों आप ये भी सोचना कि ये जॉइंट कैसे अलग है हमारे पिछले वाले जॉइंट से। तो चलिए अब नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं जो कि है हिंज जॉइंट। Open and close a door a few times. Observe the hinge of the door carefully. They allow the door to move back and front. तो दोस्तों इसके अंदर हमें बोलता है कि जो अपने घर के अंदर डोर होते हैं ना आप एक काम कीजिए उसे कुछ टाइम तक खोलिए और बंद करिए, खोलिए और बंद करिए। फिर आप उसके हिंज यानी कि कब्जों को देखिए कि वो कैसे मूव करते हैं। इसके लिए अब हमारे पास एक्टिविटी 3 गिवन है तो चलिए इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। Let us look at the kind of movement allowed by the hinge. Make a cylinder with cardboard or thick chart paper as shown in figure 8.5. Attach a small pencil to the cylinder by piercing the cylinder at the center as shown. Make a hollow half cylinder from cardboard such that the rolled up cylinder can fit inside it easily. The hollow half cylinder with the rolled up cylinder sitting inside it allow the movement like a hinge. Try to move and roll out up cylinder. How does it move?
How in this movement different from we saw with our constructed ball and the socket joints? We saw this kind of movement at the elbow in activity 1. What we have constructed in figure 8.5 in different from a hinge of course, but it illustrates the direction in which a hinge allow movement. The elbow has a hinge joints that allow only a back and front movement. Can you think of more examples of such joints? तो बच्चों इस पैराग्राफ के अंदर और इस पिछले वाले पैराग्राफ के अंदर हमें यही बात समझाना चाहता है कि आप एक कार्डबोर्ड लीजिए और उसे रोल करके उसका एक ऐसा सिलेंडर बना लीजिए जैसा हमारे पास ये है। फिर एक दूसरा कार्डबोर्ड लीजिए और उसका हाफ सिलेंडर बनाइए जैसे हमारे पास यहाँ पर ये येलो येलो गिवन है नीचे, इसको हाफ ही बनाइए। साथ में जो हमने पहले वाले सिलेंडर को बनाया था इसके अंदर पेंसिल से एक होल करिए और पेंसिल को उसके अंदर डाल दीजिए। फिर एक काम कीजिए, जो हमारा डालने के बाद जो हमने हाफ सिलेंडर बनाया था ना नीचे येलो वाला, इसके ऊपर इसे रख दीजिए और फिर से रोटेट करके देखिए, तो ये आपकी मूवमेंट काफ़ी हद तक हिंज के जैसी होगी। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि एक हिंज कैसे मूव करती है। ऐसे ही दोस्तों हमारी एल्बो यानी कि हमारी कोनी भी ऐसे ही मूव करती है। जैसे ये तो हमारी हो गई कोनी के अंदर ऊपर वाली बोन और ये हो गई हमारी नीचे वाली बोन। तो ये ऐसे है और हम इसे ऐसे मूव कर सकते हैं, मतलब कि फोर्थ और फ्रंट ऐसे ही मूवमेंट होती रहेगी इसकी। चलिए अब आगे देखते हैं। और ऐसे ही दोस्तों जो हमारा नी होता है ना उसकी भी यही मूवमेंट होती है, फोर्थ एंड बैक, फोर्थ एंड बैक, जैसे कि हमें यहाँ पे दिखाया गया है। ये हो गई हमारी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। तो चलिए अब आगे स्टडी करते हुए देखते हैं हमारे फिक्स्ड जॉइंट्स को। Some joints between the bone in our head are different from those we have discussed so far. These bones cannot move as these joints. Such joints are called fixed joints. तो बच्चों इन सभी के अंदर मैं यही बात समझाना चाहता है कि जो हमारा हेड होता है ना उसके अंदर कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मूव नहीं करते, तो हम उन जॉइंट्स को फिक्स्ड जॉइंट्स बोलते हैं। दोस्तों आगे मैं आपको उनका डायग्राम दिखा के अच्छे से समझाऊंगा, अभी के लिए आप इन्हें इतना ही समझ लीजिए। तो चलिए अब आगे स्टडी करके देखते हैं। When you open your mouth wide, you can move your lower jaw away from your head, is not it? Try to move your upper jaw. Now you are able to move it. There is a joint between the upper jaw and the rest of the head, which is a fixed joint. We discuss only some of the joints that connect part of our body. What gives the different part of the body their different shapes? If you want to make a doll, what will you make first? Perhaps a framework to give the doll shape before making its outer structure, is not it? तो बच्चों यहाँ तक हमें यही बात समझाना चाहता है कि आप एक काम कीजिए, जब कभी अपना खाना खाते हैं या फिर आप एक बिना खाना खाते टाइम ही अपनी जो आपकी यहाँ पे नीचे वाला जबड़ा होता है ना, इसको अपने हेड से अलग करके, मतलब कि अपने मुंह को खोल के देखिए, तो आपका जो नीचे वाला जबड़ा है आपके ऊपर वाले हेड से थोड़ा अलग हो जाएगा। और ऐसे ही कुछ टाइम के बाद जब अपना मुंह बंद कर लेंगे तो वो आपका जबड़ा वापस से वहीं चला जाएगा। और दोस्तों जो हमारा ऊपर वाला हेड होगा तो एक फिक्स्ड जॉइंट होगा, और इसी टाइप के जॉइंट को हम एक फिक्स्ड जॉइंट बोलते हैं। ऐसे दोस्तों कोई भी बॉडी हुई उसके स्ट्रक्चर के लिए जो हमारी बोन्स होती हैं ना वही इंपॉर्टेंट होती हैं। आप एक डॉल को सोचिए, जैसे कभी भी आपको डॉल बनानी पड़ जाए या आप एक डॉल लेके आएँ तो उस डॉल को बनाने के लिए पहले आपको उसे कुछ स्ट्रक्चर देना होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। All the bones in our body also form a framework to give up shape to our body. This framework is called skeleton. तो दोस्तों ऐसे ही स्ट्रक्चर या फिर फ्रेमवर्क को हमारी बॉडी के अंदर हम बोलते हैं स्केलेटन। तो आप इस टर्म को याद रखना। The human skeleton is composed of around 305 bones at birth. The number of bones in the skeleton changes with age. It decreases to 206 bones by adulthood after some bones have fused together. तो बच्चों इसके अंदर हमें ये बात समझाना चाहता है कि जब हमारा बच्चा बोर्न होता है, जब उसके अंदर 305 बोन्स होती हैं, और कुछ टाइम के बाद जब वो बोन्स एक दूसरे के साथ जुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं तो मैच्योरिटी एज तक आते आते या फिर जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उसकी बोन्स जुड़ के थोड़ी कम हो जाती हैं और एंड में सिर्फ 206 बोन बच जाती हैं।
तो चलिए अब आगे देखते हैं हमारे स्केलेटन के स्ट्रक्चर को। तो दोस्तों ये होता है हमारी बॉडी का स्केलेटन और यही हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर भी देता है और यही हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क होता है। तो चलिए अब आगे डिस्कस कर लेते हैं। How do we know that this is the shape of a human skeleton? How do we know that the shape of different bones in our body? We can have some idea about the shape and number of bones in some part of our body by feeling them. One way we could know the shape better would be to look at X-ray images of the human body. तो बच्चों इस सभी के अंदर हमें यही बात समझाना चाहते हैं कि हमें कैसे पता चला कि एक ह्यूमन स्केलेटन है। तो दोस्तों हमें ये तो फील हो ही जाता है कि हमारी बोन्स किस टाइप की हैं हमारी बॉडी के अंदर। अगर आप अपनी बोन्स को और अच्छे और क्लियर तरीके से देखना चाहते हैं तो आप अपना एक्सरा भी करा सकते हैं, या फिर कई बार जब हमें इंजरी होती है तो हमारा एक्सरा होता है, या हमारे कभी पेरेंट्स का हुआ हो तो आप उनका एक्सरे भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे स्टडी करके देखिए। Did you or anyone in your family ever have an X-ray of any part of your body taken? Sometimes when we are hurt or have an accident, doctor use the X-ray images to find out about and possible injuries that might have happened to the bones. The X-rays shows the shape of the bones in our body. Feel the bones in your forearm, upper arm, lower leg, upper leg. Try to find out the numbers of bones in each part. Similarly, feel the bones of your ankle and knee joints and compare this with the X-ray images. तो बच्चों इस सभी के अंदर हमें यही बात समझाना चाहता है कि जब कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर किसी को चोट लग जाती है तो हमें डॉक्टर एक्सरे रिकमेंड करते हैं और हमारे एक्सरे से वो पता लगा पाते हैं कि हमें कितनी इंजरी हुई है। ऐसे ही दोस्तों अगर आपका कभी एक्सरे नहीं हुआ तो आप एक काम कर सकते हैं, आपके जो फोर आर्म की बोन है या आपके अपर आर्म की बोन है आप उनको फील कर सकते हैं अपने हैंड को टच करके। ऐसे अपनी लेग की बोन्स को भी आप फील कर सकते हैं और फिर आप उन्हें कंपेयर कर सकते हैं आपके फ्रेंड के, आपके किसी रिलेटिव की एक्सरे इमेजेस के साथ में। तो चलिए अब आगे स्टडी करके देखते हैं। बेंड योर फिंगर्स, आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी पॉइंट? तो दोस्तों अब अपने फिंगर्स को बेंड करने यानी मोड़ने की कोशिश कीजिए और आप बताइए कि आप हर एक पॉइंट्स पे अपने फिंगर्स को क्या बेंड कर सकते हैं। हाउ मैनी बोन्स डज योर मिडल फिंगर हैव? Feel the back of your palm. It seems to have many bones, is not it? Is your wrist flexible? It is made up of several small bones called carpals. What will happen if it has only one bone? तो दोस्तों यहाँ पर हमें बताता है और समझाता है कि जो हमारी फिंगर्स होती हैं वो हमारी 2-3 या फिर 4 बोन से जुड़कर बनी हुई होती हैं। और ऐसे ही दोस्तों जो हमारी कलाई होती है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है। और साथ में आप कभी सोच के देखिए अगर आपका ऐसे जॉइंट ना हो और आपकी एक सीधी बोन हो तो फिर क्या होगा। तो फिर दोस्तों हम अपने फिंगर को अलग अलग पार्ट्स में मूव नहीं कर पाएंगे और हमें चीज़ों को अलग अलग चीज़ों को पकड़ने में प्रॉब्लम होगी और भी टाइप की प्रॉब्लम हो सकती हैं, आप उन्हें सोच सकते हैं। तो चलिए अब आगे स्टडी कर लेते हैं। तो अब बारी आती है हमारी एक्टिविटी 4 की। Take a deep breath and hold it for a little while. Feel your chest bones and the back by gently pressing the middle of the chest and back at the same time. Count as many ribs bones of the chest as possible. Observe figure 8.10 carefully and compare with you feel of the chest bones. We see that the ribs are curiously bent. They joined the chest bones and the backbone together to form a box. This is called the rib cage. There are 12 ribs on each side of the chest. Some important internal parts of our body lie protect inside the cage. तो बच्चों इस सभी के अंदर हमें यही बात समझाना चाहता है कि आप एक गहरी सांस लीजिए और फिर जो आपके चेस्ट की ये बोन्स होती हैं इन्हें हम रिब्स बोलते हैं, इन्हें काउंट करने की कोशिश कीजिए। तो आप पाएंगे कि ये जो आपके बोन्स हैं ये आपके बैकबोन के साथ में, जो पीछे बैकबोन है ना, इसके साथ में जॉइंट हो रखी हैं। और दोस्तों ये एक प्रोटेक्टिव बॉक्स बना देती हैं हमारे ऑर्गन्स के लिए जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि जो हमारे फेफड़े यहाँ पे होते हैं और जो हमारा हार्ट यहाँ पे होता है उसके लिए प्रोटेक्टिव एक बॉक्स टाइप बना देती हैं। और दोस्तों ये दोनों साइड हमारी 12 रिब्स होती हैं
और इनको बोलते हैं हम रिब केज। तो चलिए अब आगे स्टडी कर लेते हैं। आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर टॉयज without bending their knees. Starting from the neck, move your finger downward on the back of your friend. What you feel is the backbone. It is made up of small bones called vertebrae. The backbone consists of 33 vertebrae. The rib cage is joined to these bones. तो बच्चों इस सभी के अंदर हमें यही बात समझाना चाहता है कि आप एक काम कीजिए, आपकी जो टॉयज हैं उन्हें टच करने की कोशिश कीजिए और आपको अपनी नीज यानी कि गोडों को बेंड नहीं करना है। और फिर आप एक काम कीजिए, अपने किसी फ्रेंड को बोलिए कि वो आपके जो हेड है वहाँ से अपने फिंगर को स्टार्ट करे और आपके बैक तक उसे लेके जाए। तो उसे क्या फील होता है? तो वो फील करेगा कि आपकी बैक साइड में एक बैक बोन है। और दोस्तों इस बैक बोन के अंदर आपकी 33 वर्टिब्रे होती हैं। वर्टिब्रे दोस्तों हम इनको बोलते हैं जो ये अलग अलग सेक्शंस हैं। और इन्हीं के साथ हमारा रिब केज जो होता है, हमने पीछे डिस्कस किया था ना ये वाला, ये अटैच होता है यहाँ पे ऐसे। और दोस्तों ये हमारी बैकबोन की इमेज यहाँ पे हमें शो की गई है। तो चलिए अब आगे स्टडी कर लेते हैं। If backbone was made up of only one long bone, will your friend be able to bend? Make your friend stand with both hands pressed to the wall and ask her to push wall. Do you notice two bones on the back are prominent where the shoulder are? देयर आर कोल्ड शोल्डर बोन्स। तो बच्चों इस सभी के अंदर हमें यही बताना चाहता है कि क्या अगर जो हमारी बैक बोन है उसके अंदर ये 33 वर्टिब्रे ना होते और एक सीधी बोन होती तो क्या हम बेंड हो पाते? तो अब आप एक काम कीजिए, अपने किसी फ्रेंड को बोलिए कि तो वो दो वॉल के बीच में खड़ा हो जाए, साथ में उन दोनों के ऊपर हाथ रखे और फिर ऊपर उठने की कोशिश करे। तो जो उसकी बोन्स इसके अंदर वर्क करेंगी वो होंगी उसकी शोल्डर बोन्स। Observe figure 8.13 carefully. This structure is made up of pelvic bones. They enclose the portion of your body below the stomach. This is the part you sit on. तो दोस्तों अब हमारे पास फिगर 8.30 के अंदर दिखाया गया है, ये है हमारा पेल्विक बोन। और दोस्तों यही वो बोन है जिसकी मदद से हम बैठ पाते हैं अपनी चेयर पर, बेड पर, ग्राउंड में, या फिर हमने जहाँ कहीं भी बैठना हो। दिस skull is made up of many bones joined together. It encloses and protects a very important part of the body, brain. और दोस्तों जो हमारी ये स्कल होती है ना, मतलब कि जो हमारे हेड की बोन होती है, ये हमारी अलग अलग बोन्स के जॉइंट से मिलके बनी होती है, जिन्हें हम बोलते हैं फिक्स्ड जॉइंट, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था इसी चैप्टर के अंदर। और दोस्तों ये रहे हमारे फिक्स्ड जॉइंट जो कि बिल्कुल चेंज नहीं होते, वो उनकी पोजीशन में एज इट इज रहती हैं। और दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बोन होती है हमारी बॉडी की, क्योंकि ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। और ये आपको पता ही है कि ब्रेन हमारी बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। We discuss many bones and joints of our skeleton. There are some additional part of the skeletons that are not as hard as the bones and which can be bent. These are called cartilage. तो बच्चों अब हमें बताता है कि हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स बोन की तरह हार्ड नहीं होते। कुछ पार्ट थोड़े सॉफ्ट होते हैं और उन्हें हम मोड़ भी सकते हैं और थोड़ा बहुत हिला भी सकते हैं। उन्हें हम बोलते हैं कार्टिलेज। Feel your ear. Do you find any hard bone part that can be bent? There do not seems to be any bones here, is not it? तो दोस्तों इसे समझाने के लिए हमें बोलता है कि आप एक काम कीजिए, अपने ईयर को टच करिए। जो आपकी ईयर का नीचे का पोर्शन है, ऊपर का पोर्शन है, क्या आपको उसके अंदर कोई हार्ड चीज़ महसूस होती है? तो आपको लगता है कि क्या वहाँ पे कोई बोन होगी? तो दोस्तों इसी ऐसे ही पार्ट को हम अपना कार्टिलेज बोलते हैं। तो चलिए अब आगे डिस्कस कर लेते हैं। Do you notice anything different between the ear lobe and the portion above it? As you press them between your fingers, you do feel sometimes in the upper parts of the ear that is not as soft as the ear lobe but not as hard as a bone. Is not it? This is cartilage. Cartilage is also found in the joints of the body. तो बच्चों इस सभी के अंदर हमें यही बात बताना चाहता है कि आप इस फिगर को देखिए और अपने ईयर को यहाँ से टच करिए। उसके बाद आप इस फिगर को देखिए और अपने ईयर को नीचे से टच करिए। तो आपको फील होगा कि जो आपका नीचे का पार्ट है वो थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट है और ऊपर का पार्ट थोड़ा सा हार्ड है। तो जो दोस्तों आपका ऊपर का हार्ड वाला पार्ट है
और ये नीचे वाला भी थोड़ा बहुत पार्ट है जो यहाँ पे आएगा, ये सभी आपका कार्टिलेज है। और दोस्तों ये आपका कार्टिलेज वहाँ भी प्रेजेंट होता है जहाँ आपकी बोन्स जॉइंट करती हैं, मतलब कि जहाँ कभी भी आपकी बॉडी में जॉइंट्स होगा वहाँ भी आपका कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। We have seen that our skeleton is made up of many bones, joints and cartilage। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी बॉडी होती है और उसके अंदर हमारी स्केलेटन होती है वो बोन्स के जॉइंट से मिलके बनी होती है, जिसके अंदर हमारे कार्टिलेज भी होती हैं। तो चलिए अब आगे स्टडी कर लेते हैं। You could feel, bend and move many of them. Draw a neat diagram of the skeleton in your notebook। तो दोस्तों अब आप एक काम कीजिए, अब आपको ये तो पता लग गया कि हम अपनी बोन्स को फील करके उनका पता लगा सकते हैं, तो अब अपनी नोटबुक के अंदर स्केलेटन का एक अच्छा सा डायग्राम बनाइए। तो ये आपका वर्क है, तो आप इसे कर लेना। We have learned about the bones in the body and about joints that help us move in different ways। तो दोस्तों अब हम जान चुके हैं कि हमारी बॉडी के अंदर हमारी बोन्स होती हैं जो कि उसकी हेल्प करती हैं उसकी अलग अलग मूवमेंट्स को करने में। मेक अ फिस्ट विद वन हैंड, बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड टच योर शोल्डर विद थंब। डू यू सी एनी चेंजेस इन द अपर आर्म? Touch it with the other hand. Do you observe a swollen region in the upper arm? This is a muscles. The muscle bulge due to the contraction became smaller in length. Now bring your arm back to its normal position. What happened to the muscle? Is it still contracted? You can observe similar contractions of muscle in your leg when you walk or run। तो बच्चों अब हमें समझाना चाहता है कि आप एक काम कीजिए, पहले तो यहाँ पे एक दूसरा हाथ रखिए अपने इस रीजन के ऊपर और फिर एक काम कीजिए, अपनी जो आपकी ये आर्म है इसको ऐसे कीजिए, मतलब कि आपकी एल्बो को मोड़ लीजिए। मोड़ने के बाद आप फील करेंगे कि यहाँ पे आपका जो ये रीजन था थोड़ा ऊपर उठ गया है। तो दोस्तों जो आपका रीजन ऊपर उठा है ना, ये आपकी मसल्स हैं जो कि ऊपर उठी हैं। तो चलिए अब आगे स्टडी करके देखते हैं कि मसल्स का हमारे पास क्या फंक्शन बताते हैं इस चैप्टर के अंदर। When contracted, the muscles became shorter, stiffer, thicker. It pulls the bones. Muscles work in pairs. When one of them contracts, the bone is pulled in that directions. The bone muscles of the pair relaxes. To move the bone in the opposite directions, the relaxed muscles contract to pull the bones toward its original positions. While the first relax, a muscles can only pull. It cannot push. Thus, two muscles have to work together to move a bone. Are muscles and bones always required for movement? How do other animals move? Do all animals have bones? What about an earthworm or a snail? Let us study the manner of movement that is the giant of some animals। तो दोस्तों इसके अंदर हमें यही बात समझाना चाहता है कि आप इस फिगर को दोबारा देखिए, और ये फिगर आपको समझाती है कि हमारी दो मसल्स का साथ में काम करना कितना ज़रूरी होता है हमारी बोन्स की मूवमेंट के लिए। और जब हमारी बोन्स मूवमेंट करेंगी तो हमारी बॉडी की भी मूवमेंट होगी। तो दोस्तों इसके अंदर आप देखिए एक बार ध्यान से, जो आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारी दोनों की दोनों मसल्स ऐसे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारी एक मसल थोड़ी छोटी हो रखी है और एक वैसे ही है। तो फिगर ए के अंदर हमें ये बात बताता है, यहाँ पर आप इसकी तरफ देखिए, तो ये आपको समझाना चाहता है कि जब आपकी ये वाली मसल थोड़ी छोटी हो जाएगी लेंथ में, तो जो आपकी नीचे वाली मसल है ना, ये इस बोन को अपनी तरफ खींचेगी, मतलब कि पुल करेगी। साथ में दोस्तों आप इस फिगर बी को देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि जब आपकी ये ऊपर वाली मसल दोबारा से लार्ज हो जाएगी, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन से खुल जाएगी, तो ये बोन्स को दोबारा से अपनी तरफ पुल कर लेगी, यानी कि खींच लेगी। और आप एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि बोन्स कभी भी पुश नहीं करती, मतलब कि धक्का नहीं लगाती, वो हमेशा खींचती हैं। और उन्हीं के खींचने के कारण हमारी बोन्स मूवमेंट करती हैं और हमारी बोन्स के मूवमेंट के कारण हमारी बॉडी मूवमेंट करती हैं। तो ये बात आप अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आगे स्टडी करते हुए चेक करते हैं क्या लिखते हैं।
तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गेट्स ऑफ एनिमल्स। इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स कैसे मूव करते हैं और उनकी कौन सी चीज़ें उनकी हेल्प करती हैं उनकी मूवमेंट्स के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थवॉर्म के बारे में। दोस्तों मे भी आप सभी में से कुछ फ्रेंड्स तो अर्थवॉर्म को जानते होंगे क्योंकि हमें बारिश के अंदर वो ईजिली देखने को मिल जाता है, बट अगर कुछ उसको नहीं जानते तो मैं आपको उसकी आगे पिक्चर दिखा दूंगा। उससे पहले आप एक्टिविटी 5 को स्टडी कर लीजिए। Observe an earthworm moving on soil in a garden. Gently lift it and place it on a piece of blotting or filter paper. Observe its movement. Figure 8.18. Then place it on a smooth glass plate or any slippery surface. Observe its movement now. It is different from an of paper. In which of the above two surfaces do you find that the earthworm is able to move easily? तो दोस्तों यहाँ पर हमें बताना चाहता है कि जो हमारा ये अर्थवॉर्म होता है ना, ये बारिश के टाइम पे निकलता है। तो आप एक काम कीजिए, इसे उठाइए और एक पेपर के ऊपर रख दीजिए या फिर किसी फिल्टर पेपर के ऊपर रख दीजिए और फिर ऑब्जर्व करिए कि वो कैसे चलता है। फिर दोबारा से उस अर्थवॉर्म को उठाइए और एक ग्लास या फिर किसी चिकनी सरफेस के ऊपर रख दीजिए और फिर देखिए कि वो कैसे चलता है। तो और आप देख के मुझे ये भी बताइए कि वो कौन सी सरफेस के ऊपर इजीली चल पाता है और कौन सी सरफेस के ऊपर उसको प्रॉब्लम आती है। तो ये तो हम समझ ही सकते हैं कि जो हमारा अर्थवॉर्म होगा वो हमारे फिल्टर पेपर या फिर दूसरे पेपर के ऊपर इजीली चल पाएगा क्योंकि उसको सरफेस थोड़ी रफ होती है। और जो हमारा ग्लास हो गया, स्लिपरी सरफेस हो गया, वो थोड़ी शाइनी और थोड़ी चिकनी सरफेस होती है, उसके ऊपर से चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए अब आगे स्टडी करके देखते हैं। The body of earthworm is made up of many rings joined end to end. An earthworm does not have bones, it has muscles which help to extend and shorten the body. During the movement, the earthworm firstly extends the front part of the body, keeping the rear portion fixed to the ground. Then it fixes the front end and releases the rear end. It then shortens the body and pulls the rear end forward. This makes it move forward by a small distance. Repeating such muscles expansions and contractions, the earthworm can move through soils. Its body secretes a slimy substance to help the movement. तो बच्चों इस सभी के अंदर हमें यही बात समझाना चाहता है कि जो ये हमारा अर्थवॉर्म होता है ना, इसकी बॉडी के अंदर कोई बोन्स नहीं होती है, सिर्फ अपनी मसल्स की हेल्प से आगे मूव कर पाता है। तो सबसे पहले तो ये क्या करता है, अपने अगले वाले पार्ट को ऐसे आगे लेके जाता है, उसके बाद अपने पीछे वाले पार्ट को ऐसे फिक्स रखता है और उस थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे कर लेता है और इस पार्ट को थोड़ा और आगे ले जाने की कोशिश करता है। फिर एकदम से दोस्तों यहाँ पर थोड़ा अपने मसल्स की हेल्प से पुल और पुश करता हुआ ये थोड़ा आगे चला जाता है। ऐसे ही अपनी छोटी छोटी डिस्टेंस को कवर करता रहता है और बाद में एक बड़ी डिस्टेंस कवर कर लेता है। और इसकी बॉडी की एक खास बात है कि इसके पास एक स्लिमी सब्सटेंस होता है जो कि इसकी हेल्प करता है इसकी बॉडी में आगे बढ़ने के लिए। अब दोस्तों how does it fix part of its body to ground? Under its body it has large number of tiny bristles, hair-like structure projecting out. These bristles are connected with muscles. The bristles helps to get a grip on the ground. The earthworm actually eats its way through the soil. Its body then towards away the undigested part of the materials that it eats. The activity of the earthworm make the soil more useful for plants. तो बच्चों इस सभी पैराग्राफ के अंदर हमें यही बात समझाना चाहता है कि जो ये हमारा अर्थवॉर्म होता है ना, इसकी बॉडी के अंदर मतलब कि नीचे की साइड छोटे छोटे हेयर लाइक ब्रिस्टल्स होते हैं, मतलब कि इतने छोटे होते हैं कि हमें इजीली दिखाई नहीं देते और इनकी हेल्प से ये किसी भी सरफेस के ऊपर अपनी ग्रिप बनाने की कोशिश करता है और फिर आगे बढ़ता है। और जो ये इसका खाना होता है ज़्यादातर अपना ये सोइल से यानी कि मिट्टी से ही ले लेता है और फिर बाद में जो इसका वेस्ट होता है उसे मिट्टी के अंदर ही छोड़ देता है। और ये हमारी सोइल जो होती है ना, उसको फर्टाइल बनाने के लिए हेल्प करता है। और ये तो आपको पता ही है, अगर हमारी सोइल ज़्यादा फर्टाइल होगी तो हम उसके ऊपर अपनी अच्छी खेती या फिर अच्छी क्रॉप्स उगा पाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट एनिमल को डिस्कस करते हैं जो कि है स्नेल। इसके लिए हमारे पास एक्टिविटी गिवन है जो कि है 6। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होने वाली है, तो चलिए इसे भी स्टडी कर लेते हैं। Observe a snail in your garden or in field. Have you seen the round structure is carries out on its back? This is called the shell and it is outer skeleton of the snail, but it
is not made of bones. The shell is a single unit and does not help in moving from place to place. It has to be dragged alone. तो दोस्तों इसके अंदर हमें यही बात बताता है कि जो हमारा ये स्नेल होता है ना, इसकी बैक पे स्ट्रक्चर होता है, इसे हम शेल बोलते हैं। और दोस्तों ये हमारी कोई बोन से मिलके नहीं बना होता, जबकि ये खुद एक सिंगल यूनिट होती है। और ये जो हमारा स्नेल होता है ना, उसकी स्ट्रक्चर की तरह उसकी हेल्प करता है। Place the snail on a glass plate and watch it. When it start moving, carefully lift the glass plate along with the snails over your head. Observe its movement from the breath. तो दोस्तों इसके अंदर हमें ये बात समझाना चाहता है कि आप एक काम कीजिए, इस स्नेल को पकड़िए और एक ग्लास प्लेट के ऊपर रख दीजिए, फिर उसे थोड़ा सा बाद में टेढ़ा कर लीजिए अपने हेड की साइड में और इसकी मूवमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। A thick structure and a head of the snails may come out of an opening in the shell. The thick structure is its foot, made of strong muscles. Now carefully tilt the glass plate. The wave motion of the foot can be seen is the movement of the snails, slow or fast as compared to the earthworm. तो दोस्तों जो हमारा स्नेल होता है ना, इसके नीचे से इसके फुट होते हैं जिनकी वजह से ये मूव कर पाता है। तो आप उनको ऑब्जर्व कीजिए और पता लगाइए क्या ये अर्थवॉर्म से ज़्यादा तेज चलता है या अर्थवॉर्म से मंदा चलता है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कॉकरोच को, जो मे भी आपसे में से ज़्यादा बच्चों को पसंद नहीं आएगा, बट यार हमारे लिए स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए कॉकरोच को भी स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे एक्टिविटी 7 में कॉकरोच की फिगर गिवन है, उसे आप ही देख लेना, मुझे तो बहुत डर लगता है, इसलिए आगे चलते हैं। Cockroaches walk, climb as well as fly in the air. They have 3 pairs of legs. These help in walking. The body is covered with a hard outer skeleton. This outer skeleton is made up of number of plates joined together and that's permit movement. तो दोस्तों यहाँ पर बताता है कि जो हमारे कॉकरोच होते हैं वो ज़मीन के ऊपर भी चल सकते हैं, हमारी दीवार के ऊपर भी चढ़ सकते हैं, साथ में उड़ भी सकते हैं। और दोस्तों जो उनकी स्केलेटन होती है ना, वो प्लेट से जॉइंट के साथ बनी हुई होती है और दोस्तों वही उनकी हेल्प करती हैं उनकी बॉडी की मूवमेंट के अंदर। देयर आर 2 पेयर ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी बिहाइंड हेड। और दोस्तों जो उसका हेड होता है ना, उसके पीछे 2 विंग होती हैं, मतलब कि उसकी पंख होती हैं जो कि उसकी बॉडी से अटैच होती हैं, जो कि उसकी उड़ने में हेल्प करती हैं। The cockroaches have distant muscles. Those near the legs move the legs for walking. The body muscles move the wing when the cockroach flies. तो दोस्तों यहाँ पर हमें बताता है कि जो उसकी मसल्स लेग के पास होती हैं वो उसकी चलने में हेल्प करती हैं, जो मसल्स उसकी पंखों के पास होती हैं वो उसकी उड़ने में हेल्प करती हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास है बर्ड्स। Birds fly in the air and walk on the ground. Some birds like duck and swans also swim in water. The birds can fly because their bodies are well suited for flying. Their bones are hollow and light. The bones of the hind limbs are typically for walking and perching. The bony parts of the forelimbs are modified as wings. The shoulder bones are strong. The breast are modified to hold muscles of flight, where are used to move the wings up and down. तो दोस्तों यहाँ पर हमें बताता है कि हमारी कुछ बर्ड्स तो ऐसी होती हैं जो ज़मीन के ऊपर चल सकती हैं और उड़ सकती हैं, हमारी कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो कि पानी के अंदर भी तैर सकती हैं और उड़ भी सकती हैं। साथ में दोस्तों जो हमारी बर्ड्स होती हैं ना, उनकी ये शोल्डर की बोन्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि यही उनके पंखों को उनके फड़फड़ाने में हेल्प करती हैं, जिसकी वजह से वो उड़ पाते हैं। साथ में दोस्तों उनकी जो बोन्स होती हैं बाकी की, वो लाइट भी होती हैं, जिससे कि उन्हें उड़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो और उनका ज़्यादा वेट ना हो पाए। साथ में जो ये स्वान बर्ड है, इसके यहाँ पे भी बोन होती है, जिससे कि दोस्तों यहाँ पे जो इसकी मसल्स वगैरह या फिर इसके ऑर्गन वगैरह होते हैं ना बॉडी के अंदर, उनको भी ये अच्छे से संभाल पाए उड़ते टाइम। तो चलिए अब आगे स्टडी करते हैं फिश को। बट चलो एक बार उससे पहले एक्टिविटी 8 को डिस्कस कर लेते हैं। मेक अ पेपर बोट, पुट इट इन वाटर एंड पुश इट विद वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड। डिड इट गो इनटू द वाटर इजली? नाउ होल्ड द बोट साइडवेज एंड पुश इट इनटू द वाटर फ्रॉम द ब्रॉड साइड। आर यू एबल टू मेक द बोट एट मूव इन वाटर व्हेन यू पुश इट फ्रॉम द साइड? तो दोस्तों यहाँ पर हमें समझाता है कि आप एक काम कीजिए,
आप दो पेपर की बोट बनाइए। एक बोट को तो आप पीछे से ऐसे पकड़ के पानी के अंदर छोड़ दीजिए और एक बोट को आप ऐसे साइड से धक्का दीजिए। तो आप देखिए कि आपकी कौन सी बोट पानी के अंदर अच्छे से जा पाती है। तो दोस्तों आपकी ये वाली बोट तो ऐसे चली जाएगी, बट ये वाली बोट आपकी डूब भी सकती है क्योंकि आपने इसे साइड से पुश किया है और ये टेढ़ी होकर टिल्ट होकर डूब भी सकती है। Have you noticed that the shape of the boat is somewhat like fish? The head and tails of the fish are smaller than the middle portion of the body. The body tapers at both ends. This body shape is called the streamlined. तो दोस्तों यहाँ पर हमें समझाता है कि क्या आपने देखा कि हमारी फ़िश की भी शेप ऐसी ही होती है। मतलब कि हमारी फ़िश आगे से भी पतली होती है, पीछे से भी पतली होती है, सिर्फ बीच से थोड़ी मोटी होती है। और इस टाइप की बॉडी को हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइंड। तो आप इस टर्म को याद रखना। द शेप इज़ सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट ईजिली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर। तो दोस्तों ये शेप ऐसी होती है जिसकी वजह से जो पानी होता है ना, फिश पानी के अंदर रहती है, आपको ये तो पता ही है, जिससे कि जो पानी होता है फिश के साइड से इजीली निकल जाए और फिश को आगे मूव करने में हेल्प करे। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स। और दोस्तों जो हमारी फिश होती है ना, उसकी स्केलेटन होती है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मसल से कवर की हुई होती है। During swimming, muscles make the front part of the body curve to one side and the tail part swing towards the opposite side. अब दोस्तों यहाँ पर हमें समझाता है कि जो फिश की मसल्स होती हैं ना, उसके बैक साइड में वो उसकी हेल्प करती हैं फिश की आगे की साइड में मूव करने में, जो उसकी टेल्स में हम उसे स्विंग्स बोलते हैं। The fish forms a curve as shown in 8.24. Then quickly this makes a jerk and pushes the body forward. A series of such jerks make the fish swim ahead. This is helped by the fins of the tails. तो दोस्तों यहाँ पर हमें समझाता है कि जो हमारी ये फिश होती है ना, यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि वो ऐसे अपनी टेल को मूव करती रहती हैं और इससे वाटर उनकी हेल्प करता है आगे मूव करने में। Fish also have other fins on their body which mainly help to keep the balance of the body and keep directions while swimming. Did you ever notice that underwater divers wear fin-like flippers on their feet to help them move easily in water? तो दोस्तों ऐसे क्या आपने देखा है कि जो हमारे पानी के अंदर गोताखोर होते हैं वो भी पीछे ऐसे जो हमारी मछली की जैसे पीछे से ये होती है ना फिन्स, ऐसे ही वो भी पहनते हैं एक चप्पल टाइप सी, और वो भी फिन्स टाइप होते हैं उनके शूज़, जिसकी वजह से वो आगे मूव कर पाते हैं पानी के अंदर ईजिली। तो दोस्तों अब बात आती है स्नेक की कि हमारा सांप कैसे मूव करता है। हैव यू सीन अ स्नेक स्लीटर? डज इट मूव स्ट्रेट? तो दोस्तों आपने क्या कभी किसी सांप को स्लीटर करते हुए मतलब कि रेंग के चलते हुए देखा है? तो दोस्तों क्या आपने कभी देखा कि सांप कभी सीधा भी चलता है? तो चलिए अब आगे इसे समझते हैं क्या समझाना चाहता है। Snakes have a long backbone. They have many teeny muscles. They are connected to each other even though they are far from one another. Muscles also interconnected the backbone, rib and skins. The snake body curve into many loops. Each loops of the snake give it a forward push by pressing against the ground. Since its long body make many loops and each loops give it this push, the snake moves forward very fast and not in a straight line. तो दोस्तों यहाँ पर हमें समझाता है कि जो हमारे सांप होते हैं वो कभी भी सीधी लाइन के अंदर मूव नहीं कर पाते, जबकि वो ऐसे हमारे थोड़े इस टाइप के अंदर मूव कर पाते हैं। और दोस्तों जो ये हमारे सांप होते हैं ना, इनकी बॉडी के अंदर एक बैकबोन होती है, साथ में उनकी स्किन भी अटैच होती है। और दोस्तों इसी के साथ वो मूव कर पाते हैं क्योंकि ये उनसे ग्राउंड को पुश करने में हेल्प करती है और फिर ग्राउंड उन्हें बैक पुश करता है, जिससे कि स्नेक आगे बढ़ पाता है। बट स्नेक इस मूवमेंट से ज़्यादा फास्ट मूव कर पाता है। वी हैव लर्न अबाउट द यूज ऑफ बोन्स एंड मसल्स फॉर द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। Paheli and Bojo have many questions in their sex about the different movements in animals. तो दोस्तों अब हमने डिफरेंट एनिमल्स की चीज़ों को जान लिया है कि वो कैसे मूव करते हैं। तो अब पहेली और बोजो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। तो अगर आपको उनके आंसर मिलते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। So must you be having many unanswered questions buzzing in your mind? The ancient Greek philosopher Aristotle in his book
Giant of animals ask himself these questions: why do different animals have the body parts that they do have, and how these body parts help animals to move they do। तो दोस्तों यहाँ पर बताता है कि ऐसा ही एक अरिस्टोटली स्कॉलर है, मतलब कि एक विद्वान है, उसने भी ऐसा ही सोचा था कि एनिमल्स की अलग अलग टाइप की बॉडी क्यों होती है और इनकी मूवमेंट्स अलग अलग टाइप की क्यों होती है। वट आर द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन दिस बॉडी पार्ट्स बिटवीन डिफरेंट एनिमल्स, और ये क्या सिमिलैरिटी होती है अलग अलग एनिमल्स और उनकी मूवमेंट के अंदर। हाउ मैनी बॉडी पार्ट्स आर needed by different animals for moving from place to place? Why 2 legs for human and 4 for cows and buffaloes? Many animals seems to be having even number of legs. Why? तो दोस्तों यहाँ पर बताते हैं कि उसने ये भी सोचा कि इंसान को सिर्फ 2 ही पैर चाहिए होते हैं जबकि गाय को 4 चाहिए होते हैं। तो इसकी क्या ज़रूरत होती है, कि ऐसा क्या डिफरेंस है कि उसको 4 चाहिए, इसको 2 चाहिए। Why is the bending of our leg differentiate from that of our arms? और ऐसे ही दोस्तों जो हमारे हाथ होते हैं साथ में हमारी लेग्स होती हैं, उन दोनों की में क्या अंतर होता है। So many questions and perhaps we may have looked for some answer through our activities in the chapter and we need to look for many more answer। तो दोस्तों ऐसे हम कुछ भी बहुत सारे क्वेश्चन सोच सकते हैं और उनके आंसर को देने की कोशिश कर सकते हैं। अब यार एंड में लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जो कि हमारी हेल्थ और हमें हेल्थी रहने में हमारी हेल्प करेगा, वो है योगा। योगा इज़ अ इनवैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ द एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन। तो दोस्तों जो हमारा योगा होता है ना, वो हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने हमें एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर 21 जून एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो दोस्तों जो हमारा यूनाइटेड नेशन है ना, उसने 21 जून को नेशनल योगा डे भी डिक्लेयर कर रखा है। योगा कीप्स अ पर्सन हेल्थी, इट हेल्प्स इन कीपिंग द बैकबोन इरेक्ट, इनेबलिंग यू टू सिट स्ट्रेट एंड नॉट स्लाउच। तो दोस्तों जो हमारा योगा होता है ना, वो हमारी बैकबोन को सीधा रख के बैठने में हमारी हेल्प करता है और हमारी अलग अलग एक्सरसाइजेस उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं जो कि हमें हेल्थी रहने में हमारी हेल्प करती हैं। मैनी पोस्चर इन योगा रिक्वायर यू टू लिफ्ट योर ओवन वेट विच हेल्प इन मेकिंग द बोन स्ट्रॉन्ग एंड हेल्प वार्ड ऑफ ओस्टियोपोरोसिस। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बताता है कि जो योगा के अलग अलग पोस्चर होते हैं वो हमारी बॉडी के वेट को बैलेंस करने में हमारी हेल्प करती हैं, जो कि हमारी बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है और बाद में कोई डिसऑर्डर होने से हमें बचाता भी है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ओस्टियोपोरोसिस। इट ऑल्सो हेल्प इन रिलीविंग जॉइंट पेन्स which is mostly observed in elderly peoples. It run all muscles in the body and keep them active. तो दोस्तों जो हमारी बॉडी के जॉइंट्स में कई बार पेन होता है ना, वो भी योगा से ठीक हो जाता है। और ऐसे ही दोस्तों जो हमारे एल्डरली मतलब कि बूढ़े लोग होते हैं, वो ज़्यादातर योगा इसीलिए करते हैं जिससे कि उनके जॉइंट्स में पेन ना हो और वो हेल्थी रहें, जबकि दोस्तों हमें भी योगा करना चाहिए। इट कीप्स द हार्ट हेल्थी एंड मेक इट work more efficient. Certain yoga postures should be performed under the supervision of the trainer person. तो दोस्तों यहाँ पर हमें बताता है कि हमारे कुछ योगा पोर्स ऐसे होते हैं जो कि हमें सिर्फ ट्रेनर की हेल्प से करने चाहिए। अगर हम इन्हें खुद से करने की कोशिश करेंगे और वो थोड़ा बहुत गलत हो जाएगा तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों आप भी आज से योगा स्टार्ट कीजिए, बट वो बात तो आपकी बात की है, आप स्टार्ट करते हैं ना, उससे पहले अपने चैप्टर को समराइज कर लेते हैं जल्दी से। तो चलिए। Bones and cartilage form the skeleton of the human body. It gives the frame and shape to the body and helps in movement. It protects the inner organ. तो दोस्तों यहाँ पर बताता है कि जो हमारी बोन्स होती हैं और कार्टिलेज होती हैं वो हमारी बॉडी की स्केलेटन को बनाती हैं मिलकर, और साथ में हमारी बॉडी को शेप भी देती हैं और फ्रेम भी देती हैं और हमारी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करती हैं, और जो हमारे अंदरूनी ऑर्गन्स होते हैं मतलब कि बॉडी के इनर ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। The human skeleton comprises the skull, the backbone, rib and breastbone, shoulder, hip bones and the bones of hands and legs. तो दोस्तों यहाँ पर बताता है कि जो हमारे ह्यूमन की स्केलेटन होती है उसके अंदर अलग अलग बोन्स रहती हैं, जैसे हमारी बैक बोन हो गई, रिब हो गई, ब्रेस्ट की बोन हो गई, साथ में हिप की बोन हो गई, साथ में हैंड्स और लेग्स की भी बोन्स हो गई। दी बोन्स आर मूव्ड बाय
अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस ऑफ 2 स्टेप्स ऑफ मसल्स। तो दोस्तों ये भी हमने स्टडी किया था कि जो हमारी मसल्स होती हैं वो हमारी बोन्स की मूवमेंट में हेल्प करती हैं, और साथ में आप इस बात का ध्यान रखना कि जो हमारी मसल्स होती हैं वो हमेशा पुल करती हैं, और साथ में हमारी जो 2 मसल्स इकट्ठा काम करती हैं, कोई एक मसल्स एक टाइम पे काम नहीं कर सकती। द बोन्स जॉइंट्स आर फॉर वेरियस काइंड्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ जॉइंट्स एंड डायरेक्शंस ऑफ मूवमेंट दे अलाउ। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बताता है कि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं हमारी मूवमेंट के बेस पर और उनके काम के बेस पर। जैसे हमारी एल्बो का जॉइंट हो गया और हमारे शोल्डर का जॉइंट हो गया, दोनों अलग अलग हैं। Strong muscles and light bones work together to help the birds the fly by flapping their wings। तो यहाँ पे बताता है कि जैसे हमारी बर्ड्स की जो बोन होती हैं वो एक तो लाइट होती है, मतलब कि ज़्यादा भारी नहीं होती, साथ में उनकी जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसकी वजह से वो अपने विंग्स को यानी फ्लैपिंग करके उड़ पाते हैं। फिश स्विम बाय फॉर्मिंग लूप्स अल्टरनेटिवली ऑन 2 साइड्स ऑफ द बॉडी। और दोस्तों जो हमारी ऐसे ही मछली आगे तैर पाती है अपनी बॉडी के दोनों साइड में लूप्स बनाकर, अपने जो पीछे उसके वो होती है ना, आपने पढ़ी थी अभी फिन्स, उसकी हेल्प से। Snakes slither on the ground by looping sideways. A large number of bones and associated muscles push the body forward। और ऐसे ही दोस्तों फिश की तरह हमारा स्नेक भी हमारी लैंड के ऊपर मूव करता है लूप्स को बनाकर, और उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी उसकी बोन्स और मसल्स हेल्प करती हैं उसको ऐसा करने के लिए। The body and legs of cockroaches have hard covering forming on outer skeleton. The muscles of the breast connected with 3 pair of legs, 2 pairs of wings help the cockroach to walk and fly। और ऐसे दोस्तों बताता है कि जो कॉकरोच का बीच का स्केलेटन होता है उसके साथ उसकी लेग भी अटैच होती हैं और ऊपर की साइड्स विंग अटैच होते हैं, जिसकी वजह से वो चल भी पाता है और उड़ भी पाता है। अर्थवॉर्म्स मूव बाय अल्टरनेट extension and contractions of the body using Earthworms move by alternate extension and contractions of the body using muscles. Tiny bristles on the underside of the body help in gripping on the ground। तो यहाँ पे हमें यही बात समझ में आती है कि जो हमारे अर्थवॉर्म होते हैं उसकी बॉडी के नीचे ब्रिस्टल्स होते हैं जो कि उसकी हेल्प करते हैं मूवमेंट के अंदर और उसकी ग्रिप बनाने के अंदर। स्नेल्स मूव विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फुट। और ऐसे ही दोस्तों जो हमारा स्नेल्स होता है वो मूव कर पाता है उसके मस्कुलर फुट की वजह से।